24 घंटे भी मेहनत करेंगे तो जिंदगी को नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बात हमारे को ठीक से बैठ गई कि यदि मेरे भाव में अभाव है, यदि मेरे विचारों में कन्फ्लिक्ट है, भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, रिश्तों में उठापटक है, तो मेरा मकान कितना भी अच्छा हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी। तो अब देखिए एक दूसरी लाइन और बोलता हूँ ताकि और थोड़ा सा आगे चलेंगे। कितने लोग उसका मीनिंग समझा पाएंगे आप देखिए। मैं बोलता हूँ आपके सामने और यदि बात आप तक पहुंची है तो आप रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। कितने लोगों तक ये बात पहुंच गई? जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम। देखो ये साथ में ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? नहीं शामिल है। लेकिन जब हम जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? तब जिंदा रहना उसमें शामिल है। तो अब यदि मैं ये कह रहा हूं कि जिंदा रहने का कोई सामान या जिंदा रहने की चीजें जीने के काम नहीं आती हैं, तो इसका क्या मीनिंग आप तक पहुंच रहा है? और यहां से जिंदगी शुरू होती है। क्या पहुंच रहा है आप तक इस लाइन से? हमें चीजें चाहिए वो टेम्पररी है, वो हमारी टेम्पररी लाइफ को टेम्पररीली है, लाइक ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड, या फिर जो धन है वो आज है या कल नहीं है, जो पद है वो आज है वो कल नहीं है। बट जो जीने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो लाइक परमानेंट है। हमारे जो जीना है वो लाइक जो भी ये चीजें टेम्पररी चीजें हैं वो होगी नहीं होगी उससे मतलब नहीं होता। अगर मुझे जीना है भी तो भी उससे जीना नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। नहीं मैं और आगे बोल रहा हूँ। यदि आपके पास धन, आप विश्व के सबसे बड़े रईस हैं आज की डेट में, और वो हमेशा ही बने रहें तो भी जीना नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। जीना नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा कैसे? हाँ मतलब अब क्या, देखो बात करेंगे तो वर्ड्स के थ्रू ही करेंगे। तो ज्ञान वचनीय है और व्यक्त है, सच्चाई को कहा जा सकता है, यही इसकी ताकत है कि क्लासरूम में जिंदगी को लाया जा सकता है। अब हम सारा एब्स्ट्रैक्ट पे बात कर रहे हैं लेकिन शब्द के थ्रू बात कर रहे हैं। तो बताइए कितने लोगों तक ये बात पहुंचती है? या पहुंचती है तो क्या पहुंच रहा है आप तक? जब मैं कह रहा हूं कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। जीने की दुनिया अलग है, जिंदा रहने की दुनिया अलग है, दोनों की आवश्यकता अलग है। एक क्या होता है, पर्सनैलिटी हूँ, उसको मैं कहा, आई कहा, सेल्फ कहा, है ना, कुछ और भी कहा। लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया कि जिंदा रहना शरीर का होता है, जीना, जैसे किसी ने कहा कि उसने मेरे को आंख उठा के देखा और भाई साहब इतने में आर पार हो गए। अब आंख उठा के देखने से शरीर का क्या नुकसान हो गया भाई? शरीर का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी तो बिल्कुल, क्या बोलते हैं, लक्का लग गई, क्या क्या बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? शरीर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कुछ अलग अलग मामला है। और बोलिए, और कुछ नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा और नजदीक आइए। एखादी कृती केल्यानं, एखादी ऍक्टिव्हिटीज केल्यानं जर मला त्यातून आनंद भेटत असेल, ज्यातून मला मनाला समाधान भेटत असेल की ही कृती केल्यानं मला आनंद भेटलाय, ती मी तो क्षण मी तो जगलो त्या क्षणासाठी। म्हणजे की आता मी इथे बसलोय, सध्या जिवंत आहे, जिंदा आहे, पण अशा कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज असतात ज्या कृतीमधून की मला आनंद भेटून झाला, समोरच्याला आनंद भेटतोय। समजा 4-5 लेकरं माझ्याकडे धावत आले छोटे छोटे आणि दादा चॉकलेट जर म्हणू लागले आणि मलाही आनंद, मी त्यातल्या खिशातनं पैसे काढले, चला चॉकलेट घेऊ, ते खात आहेत, ते आनंद बागळून राहिले, ती कृती पण मलाही आनंद होऊन आला, त्यांनाही आनंद भेटताय। ही तर त्या क्षणासाठी, पर्टिक्युलर त्या क्षणासाठी मी जगलो। हा आता तो क्षण असा आहे की मी जिवंत आहे, पण त्या जिवंत राहत असताना काही क्षण मी जगत असतो, पुन्हा परत येतो, जिवंत आहे। पण आयुष्यात असे क्षण येत राहतात की त्या क्षणासाठी मी जगतोय। फॉर एक्झाम्पल मग ते ब्लडचं एक्झाम्पल दिलं होतं मित्राचं काहीतरी, त्या मित्राला, तो मित्र आहे माझा, त्याला ब्लडची गरज आहे आणि तो माझा जवळचा मित्र आहे आणि मी त्याला रक्त दिलं, माझं ब्लड दिल्यानंतर मला आनंद झाला, कारण यार चल यार माझं रक्त दिल्यानंतर तो जिवंत झाला, यातून मला आनंद भेटलाय। पण त्याला तो क्षण मी माझ्या तेवढ्या क्षणासाठी जगलो, याने मग
तो क्षण मी जगलो, नंतर पुन्हा रिटर्न आलो, जिवंत झालो. म्हणजे आयुष्यात जगणं जिवंत राहणं, जगणं जिवंत ते चालूच राहत असतं, पण अल्टिमेटम की शेवट आनंद मिळायला हवा. आणि ज्या क्षणातून ज्या कृतीतून त्याला आनंद मिळतोय तो क्षण तो जगला. कुछ कुछ फॉलो कर पाया, लेकिन फिर भी मेरे समझने में कुछ गैप हो ही सकता है. परिचय परिचय भी कर. चित्रा ढोले, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा जवळ. जिंदा आणि जिना, तर जिवंत राहणं म्हणजे हे शरीरासाठी आहे. बाह्य गोष्टी आपल्या पूर्णपणे म्हणजे दृश्य रूपामध्ये आपल्याला ह्या दिसू शकतात, पण जिना राहणं त्याच्यात मनाची एक आत्म्याशी संबंध आहे. आणि जेव्हा आत्म्याशी संबंध असतो तेव्हा अंतरंगामध्ये जो व्यक्ती स्वतःला डोकावून पाहतो, स्वतःचं आत्मपरीक्षण करतो आणि स्वतःचा जोपर्यंत पूर्णपणे स्वतःमधील चुका किंवा दुसऱ्याला दोष देण्यापेक्षा स्वतःमध्ये बदल करत जातो, तर अशा याच्यामध्ये आपल्या कुटुंबामध्ये, समाजामध्ये आपलं कुणाशीच वैरत्व येत नाही आणि अगदी आपल्याला खूप छान म्हणजे त्यांच्याशी आपला संबंध चांगल्या प्रकारे दृढ होतो. आपल्याला सहकार्य लागते आणि त्याचा जो आनंद असतो तो पूर्णत्वास गेल्याचा त्या क्षणाला मी तर म्हणेन की खरोखर आपण म्हणजे जिना या शब्दाशी मी सहमत आहे. जी इसमें हम अपनी तृप्ति के लिए जो कुछ भी करते हैं, अच्छा काम जो भी, तो उसमें से जीना तो बनता है. भैया ने भी सेम ही वस्तु उन्होंने कहा था कि जो कुछ ऐसे क्षण होते हैं, जैसे उन्होंने एक बच्चे का एग्जांपल दिया कि जैसे मैं उसको चॉकलेट लेकर दे रहा हूँ, तो उनकी जो खुशी देख रहा हूँ, पर वो जो अच्छा लगना हुआ, देखो ये अच्छा लगना हुआ जब मैं मेरे लिए, जब शरीर के लेवल पे जब मैं मेरे लिए कुछ करता हूँ ये भी अच्छा लगता है, और जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूँ वो भी मेरे को भाव के लेवल पे अच्छा ही लगता है. लेकिन उससे मेरे भाव में मैं हमेशा के लिए समाधान उपलब्ध हो गया, ऐसा नहीं हुआ. तो ये भी अच्छा लगना है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और ऊंची है, क्योंकि यहाँ मैं मेरे लिए, मेरे जिंदा रहने के लिए कुछ करने की बजाय मैं दूसरे के जिंदा रहने के लिए कुछ करता हूँ, और उसमें मेरे को अपने आप में सुकून मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया. लेकिन इसकी भी कोई निरंतरता नहीं है, तो दोनों ही संवेदनशीलता से आगे नहीं जा रहे हैं. जी हाँ जी, हाँ यही बात थी. ये बात हो गई. हाँ यही बात. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ. अब थोड़ा सा और आगे चले. और कुछ कहना है किसी को? आगे चलो जी. तो अब देखिए, एक तो पहले इस बात पे इस लाइन को पूरा कर लें कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है. जैसे कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा है, यदि आपसे कहा जाए कि देखो आपको मैं बढ़िया प्रसंग शेयर कर देता. एक मैंने बुक कभी पढ़ी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट. भारत की आज़ादी का एक ब्रिटिश और फ्रांसीसी लेखक ने काफ़ी अच्छा वर्णन किया है. उसको बुक का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट. हिंदी में उसका अनुवाद था रात के 12 बजे. उसमें एक अजीब प्रसंग आया. उसने कहा कि भारत में करीब 400 प्लस माइनस रजवाड़े थे और सारे राजा किसी एक रोग से मरे, अधिकांश, और वो एड्स नहीं था, बोरियत. हम लोग क्यों दौड़ रहे सुबह से शाम तक? हमको लगता है कि पैसा आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी. हम क्यों दौड़ रहे हैं? बहुत सारा पैसा होने से बहुत सारा इंद्रिय सुख हो जाएगा, तो चलो अमेरिका घूम के आते हैं, चलो स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, चलो कहीं और हो के आते हैं. किसी को लगता है कि समाज सेवा से सुख हो जाएगा तो वो उसके लिए दौड़ रहा है. किसी को लगता है कि राजनीति में कोई बड़ा पद मिल जाएगा. किसी को लगता है कि बहुत पैसा आ जाएगा. अब एक राजा की क्या हालत है? सारा पद राजा का, सारा धन राजा का, सारे भोग राजा के, और ये सब भोग के भी कोई दिन इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि इसमें निरंतरता नहीं है. आदमी दौड़ता इसलिए है कि जब तक उसको लगता है कि ऐसा करने से सुखी हो जाऊंगा, और ये बेरोजगारी से गुजरे बिना इसका दर्द आप नहीं समझ पाएंगे. मेरी खुद की जिंदगी में कोई समस्या मेरे पास नहीं थी.
मेरी बढ़िया दिल्ली में जॉब थी, बढ़िया पत्नी, घर में कोई समस्या नहीं, जॉब में कोई समस्या नहीं, लेकिन करते करते मेरे को लगा कि नहीं, ये तो जिंदगी नहीं है। घर वाले बोलते थे इसी का नाम जिंदगी है, दुनिया बोलती थी इसी का नाम जिंदगी है, मेरे को लगता था कि ये जिंदगी नहीं है। तो जिस दिन आपको ये लगने लगता है कि इसमें जिंदगी नहीं है, तो आपके पास अगला दिन नहीं है, अगले दिन सुबह उठ के करूंगा क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई दिन जिंदगी आपसे पूछ ही लेती है कि क्या निकला इतने साल में। देखो, ये बात को आप अपने में जांच के देखो, हम सब में से बहुत सारे लोगों के साथ समय समय पे होता है। जिंदगी के सपने जितने सुखदायी थे, उसकी हकीकत उतनी सुखदायी नहीं निकली। कितने लोगों ने ऐसा फील किया? जिंदगी के सपने जितने सुखदायी थे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल गई तो जीवन सफल, और जिनको मिल गई उनकी कितनी सफल हुआ इसको वही जानते हैं। ठीक, आईएएस बन गए तो जिंदगी सफल। हमारे तो बहुत सारे मित्र आईएएस हैं, बहुत सारे मित्र मंत्री सब कुछ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी में। दूसरों को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन खुद को जब मैं अकेले में बैठता हूं तो खुद को बताने के लिए मेरे पास क्या है, ये एकदम अलग दुनिया है। तो मेरे भाव और विचार तो 24/7 दुनिया है ना। रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, सपने भी चलते हैं, और जो कुछ भी मेरे भीतर भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य को लेके जो कुछ भी है, ये तो कोई चीज से हैंडल नहीं होता है। अब मैं एग्जाम्पल ले लेके बोलता हूँ। तो कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा है जिसको भोगने से आपके भीतर कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, है ना, अपने भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएंगे, संबंध में तृप्ति आ जाएगी, ऐसा कोई इंद्रिय भोग है? कोई इंद्रियों को भोगने से ऐसा कुछ हो सकता है? पूरे संसार का सारा वैभव आपको उपलब्ध करा दिया जाए तो भी होगा क्या? उसकी औकात है क्या? नहीं होगा। दूसरा बात, आप थोड़ी एकदम स्लो करें। आप कितना सुंदर होने से आपके भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे? है कोई कनेक्शन? कोई कनेक्शन? आपका शरीर कितना बलशाली होगा, कितना सुंदर होगा कि फिर आपको कोई भूतकाल की चिंता, कोई भविष्य की चिंता, और है ना, अपने भाव और विचार और संबंध में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर बहुत सुंदर है। कोई रिलेशन? कोई रिलेशन? कितना पैसा आपके पास आ जाए कि पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा? बोर्ड पे लिखा है मानना नहीं है, आप असहमत होने का पूरा दम लगाइए, है ना। सच्चाई होगी तो टिकेगी, नहीं तो नहीं टिकेगी। कितना पैसा हो जाएगा कि पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहेगा, बच्चे हमेशा सम्मान करेंगे, भाई भाई का बंटवारा कभी नहीं होगा? है कोई रिलेशन? अरे, कितना बड़ा पद होने से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, मेरे रिलेशन हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, मेरे भाव और विचार में कभी कोई, मैं हमेशा के लिए किसी भी डायमेंशन में मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास पद बड़ा आ गया। ऐसा होने वाला है? ऐसा होने वाला है? तो क्या समझ में आया? जिंदा रहने की दुनिया जिंदा रहने की सीमा तक है। मेरा सारा पैसा इतना ही कर सकता है कि दुनिया भर की सारी सुविधा उपलब्ध करा दे, उससे मेरे को क्षणिक सुख मिल जाए, वो भी निरंतर हो नहीं सकता। ये उसकी औकात नहीं है, ये उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि अंततः मेरी स्टेट ऑफ माइंड, हम बोलते हैं ना स्टेटस, स्टेटस क्या है? हमने स्टेटस को क्या माना? हमने स्टेटस को माना कि मेरा मकान कैसा है, मेरी गाड़ी कैसी है, मेरा पद कैसा है। गाड़ी, मकान और पद स्टेटस है कि स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है? स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है। जैसी मेरी स्टेट ऑफ माइंड है वैसा मेरा सुख दुख है, वैसा मेरा महसूस ना है। दूसरे को देख के क्या फील होता है? दिल्ली में ना बड़ा वर्ग होता है जो आईएएस बनने के लिए आता है, सबका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, 100 ही, उसमें लगभग 100 लोगों का होता है। अब बाकी लोग फिर दिल्ली में ही टीचर हो जाते हैं या दिल्ली में ही किसी जॉब में ऑब्जर्व हो जाते हैं, 10 साल दिल्ली में रह के फिर दिल्ली छोड़ के जाते ही नहीं। अब जिंदगी भर उसके अंदर क्या कसक रह गई है? आईएएस बनने आया था बस। तो लाल बत्ती की गाड़ी जब रोड से जाती है तो कैसे जाती है? उसकी छाती से गुजर के जाती है। अब जो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के जा रहा है उसको तो पता ही नहीं है किस किस की छाती से गुजर गई।
ऐसे ही आप भी किसी शादी में गए, पार्टी में गए, बहन जी ये तो वही साड़ी है पिछली बार वाली, बहन जी 6 फुट नीचे। अब शादी दूसरे की, अब्दुल्ला की क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, शादी दूसरे की 25,000 का 50,000 का सूट मैं सिलवा रहा हूं। तो ऐसे तमाम दुनिया हमारी ऐसी चलती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, पैसे की औकात कितनी है ये आपको पहली बार ध्यान में आ रहा है, पद की औकात कितनी है ये आपको पहली बार में ध्यान आ रहा है। आदमी की जिंदगी को पद और पैसा छूता नहीं। क्या लगता है, छोटे देश में एक बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी बहुत छोटा हो सकता है कि नहीं, और छोटे पद पे बैठा हुआ आदमी बहुत बड़ा हो सकता है कि नहीं। आदमी का बड़ा और छोटा होना उसके भाव और विचार की क्वालिटी, पदों का होना वो एक संयोग की बात है, वो एक आपकी योग्यता की बात है, उसका भी सम्मान है। लेकिन ये हमको कितना क्लियरली ध्यान में आता है कि मेरा सुख दुख मेरे भाव और विचार की दुनिया है। मेरे भाव और विचार की दुनिया में कितना भी पैसा डालूं, इससे भाव और विचार बेहतर हो जाएंगे। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया मेरे भाव और विचार की क्वालिटी बेहतर होती गई। ऐसा हुआ कि रिवर्स हुआ? रिवर्स हुआ। हमारे घर छोटे थे, आपको याद है बचपन में नाना के यहाँ गए, मामा के यहाँ गए और बच्चा जिद करने लगा। मैंने ऐसे एग्जाम्पल चूंकि देखे हैं इसलिए मेरे ध्यान में आ जाता है। लास्ट मोमेंट पे बच्चा रोने लगा, उसके 4 कपड़े निकाले वहीं छोड़ दिए और बच्चा वहीं नाना के यहाँ 3 साल रह गए, या किसी और के यहाँ रहे। आज आपके बच्चों को रखने तैयार है? आप अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार हो? ना आज कोई रखने तैयार है ना कोई छोड़ने तैयार है। जबकि घर पहले से बड़े हैं कि छोटे हैं? घर पहले से बड़े हैं, सुविधा पहले से ज्यादा है। तो ये समझने लायक बात है ना। जैसे क्या हुआ, जिन कंट्रीज में ओवरफ्लो है पैसे का, वहाँ खेती के लिए, खेती ना करने के लिए सब्सिडी मिलती है, क्योंकि पहली ओवर प्रोडक्शन है। तो आप खेती ना करो, पर एकड़ के हिसाब से आपको इतना सब्सिडी मिल जाएगा। ऐसी तमाम सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी डिवोर्स रेट 91.6 है, डिवोर्स रेट 61.6 है फिनलैंड जैसे कंट्री का। तो जीना तो नहीं हुआ ना। ये ठीक है कि हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मेरा मकान बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग उस मकान में रहते हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, तो मकान क्या करेगा? घर में खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन खाने के पहले लड़ाई हो गई, अब खाना क्या करेगा, है ना। तो फिजिकल चीजों को एंजॉय करने के लिए भी एक स्वस्थ, एक थोड़ा सा हेल्दी माइंडसेट चाहिए। मन में क्लेश है तो कुछ भी ठीक नहीं लगता है। तो कितने लोगों तक ये बात पहुंचती है कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। और कोई असहमत हो तो बोलो, आता हो तो बता दो। इतना ही हो सकता है कि हमारा अच्छा लगने का संसार कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ जो आदमी के बीच में दूरी आई है वो भी हमारे साथ में है। तो यहाँ से हमारी क्या क्लैरिटी बनी? तो संसार में कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं? है? बोलो भाई बोलो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति डॉक्टर हो गया है। देखो ये एग्जांपल हमको मिलते ही हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन उतना ही कमजोर इंसान हो सकता है कि नहीं। एक आदमी बहुत बढ़िया IAS ऑफिसर हो सकता है, लेकिन आदमी उतना ही कमजोर हो सकता है कि नहीं। फिर चाहे वो टीचर है, चाहे वो माँ बाप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस रूप में हम देखें कि चाहे इंजीनियर है कि डॉक्टर है कि अमीर है, गरीब है, पैसे वाला है, बिना पैसे वाला है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, मेल है कि फीमेल है, सारी दुनिया हमारी कहाँ तक है? सारी दुनिया हमारी जिंदा रहने और जीने, हमारी संवेदनशीलता और संवेदनहीनता की दुनिया है। तो बेसिकली जितनी चर्चा अभी हमने की उसका निष्कर्ष क्या निकला? हमने जीने को क्या मान के चला? हम क्या मान के चले कि क्या होने से जीना हो जाएगा? देखो अब तक हम ये मानते थे कि जिनके पास साइकिल है वो जिंदा है, और जिनकी गाड़ी में AC लग गया है, घर में AC लग गया है, वो जी रहे हैं। कितने लोग इस बात से सहमत है? सुविधाएं आ जाएंगी तो जीना हो जाएगा, ऐसा मान के हम चले, और सुविधाएं हो गई, जीना तो नहीं हुआ। तो कभी हम मान के चले कि सुविधा होने से जीना हो जाएगा, कभी हमको लगा कि इंग्लिश में बोलने से जीना हो जाएगा।
कभी हमको लगा कि हम शिक्षित हो जाएंगे तो जीना हो जाएगा, पीएचडी हो जाएंगे तो जीना हो जाएगा। कभी हमको लगा कि पद हो जाएगा तो जीना हो जाएगा। कभी हमको और क्या लगा? और क्या? हाँ, सेलिब्रिटी हो जाएंगे तो जीना हो जाएगा। ये तो और आजकल नया शौक आया है, सबको सेलिब्रिटी होना है ना। सेलिब्रिटी की जिंदगी बहुत खराब होती है, क्योंकि उसकी लाइमलाइट एक जनरल एक परसेप्शन है, जनरल एक डाटा मान लीजिए। लाइमलाइट का टाइम किसी भी जिंदगी में 10 से 15 साल से ऊपर का नहीं होता। अधिकांश लोग की लाइमलाइट जो है 10 से 15 साल की नहीं होती है। जब लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते रहे और लोग आपके पीछे घूमते रहे, उसके बाद की जिंदगी किसने देखी है? इसलिए आदत तो हो जाती है उस लाइमलाइट की, और बाद में कोई आपको पूछता नहीं है। इतनी खराब जिंदगी है उसकी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है मैं कितना भी, मैं चाहे सेलिब्रिटी भी सही, मैं सेलिब्रिटी भी सही, लोग मेरे से ऑटोग्राफ भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी भूतकाल की पीड़ा और मेरा विरोध और मेरी भविष्य की चिंता, कल मैं इस पे रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और मेरी बीवी से नहीं बनती है और मेरे बच्चे से मेरी बातचीत नहीं है, उसको कौन संभालेगा? सेलिब्रिटी रहते हुए भी मैं बहुत पीड़ा के साथ हो सकता हूँ। और तमाम एग्जाम्पल्स आप देखते हैं कि तमाम बहुत स्थापित लोगों ने सुसाइड किया या परेशान हुए या किसी और से चले गए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा बहुत नाम हो गया किसी भी कारण से, है ना। और मैं बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा, मेरे पास स्किल बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, मैं बहुत अच्छा खेती करता हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ, या मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। क्या उससे मेरा भाव और विचार में निश्चितता आ जाएगी? हाँ जी, ठीक है। मैं प्लेयर बहुत अच्छा हो सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हो सकता हूँ, लेकिन इससे मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएंगे? मेरे को दूसरे को देख के जज, कोई मेरे को जज नहीं करे, मैं किसी को जज नहीं करूं, ये कम ज्यादा, हिंसा, अहंकार और रिलेशनशिप के झंझट, है ना, इसका इससे भी कोई, तो मेरी स्किल कितनी भी अच्छी हो जाए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका भी उससे कोई रिलेशन नहीं है ना। हो भी सकता है नहीं। तो ये दुनिया अलग है, ये भाव और विचार की क्वालिटी की दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग ही है। और क्या बचा? संवेदनशीलता। मैंने दूसरे को ब्लड डोनेट कर दिया, पता चले घर पे इसी बात पे झगड़ा हो गया कि मेरे हिस्से का दूसरे को कैसे दिया है। तो संवेदनशीलता अच्छी चीज है, इस सम्मान के लायक चीज है कि आपको दूसरे के सुख दुख अपने जैसे लगते हैं, उसके लिए आप अपने तन मन धन का नियोजन करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी तो संवेदनशील व्यक्ति सबसे ज्यादा नजदीक है संज्ञानशीलता के, ये सबसे नजदीक है, लेकिन संज्ञानशीलता अभी भी बाकी है ना। मेरे संवेदनशील होने से मेरे भाव और विचार सुखदायी हो गए, रिलेशन बिल्कुल ठीक हो गया और सब कुछ हैप्पी हो गया, कूल हो गया, ऐसा भी नहीं होने, तो इनमें से कुछ भी जीना नहीं। बोलो, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीएम हो जाइए, पीएम हो जाइए, यूएनओ के सेक्रेटरी हो जाइए। तो भाव और विचार की दुनिया अलग है, इसका भोजन अलग है, इसकी तैयारी अलग है, इसकी तलाश अलग है। इन दोनों को डिफरेंशिएट किए बिना, अभी फिर से बोलता हूँ, सुख की जरूरत किसकी है? ये शरीर की आवश्यकता है। शरीर सुखी होता है कि मैं सुखी होता हूँ? शरीर को भोगने वाला भी मैं हूँ, शरीर को भोगने वाला भी मैं हूँ, इंद्रियों को भोगने वाला भी मैं हूँ। सम्मान किसको मिलता है? शरीर को मिलता है कि मुझको मिलता है? आपको कहा जाए आंखें बंद कीजिए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, और भारी सी माला है, आपने आंख बंद की, एक भारी सी माला आपके गले में डाली गई, और आप भी बहुत खुश हैं कि इतनी भारी माला आज तक कभी नहीं डली, और आंख खोल के देखा तो जूते लटके हुए थे। तो शरीर से तो वजन फील हो रहा है, वजन को फील करने वाला भी मैं ही हूँ। लाश में कुछ भी करो उसको क्या पता चलता है? तो सुख की चाहना मेरी है, सम्मान की चाहना मेरी है ना। इसलिए दोनों निरंतर है, ये भी निरंतर है, ये भी निरंतर है। इसलिए उसको पाने का जुगाड़ भी निरंतर है। हम इसको शरीर से पाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। इसलिए जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। दुनिया के सभी लोगों के लिए नियम ऐसा ही है, कुछ भी कर लीजिए। बोलिए।
कैसा लग रहा है? साफ सुंदर हैं? कुछ पाने के लिए आए थे और यहाँ पे पता चला जो था वो भी लुट गया। देखो पहला दिन ना मुंडन संस्कार का ही होता है। पहले ये पता चले कि इससे क्या, किसकी जो कुछ जिसको इतना मान के चल रहे थे उसकी औकात क्या है। देखो अच्छी बात यह है कि हमको एक ऐसा काम करने का सौभाग्य मिला। मैं तो बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ये सब काम करूँगा। मेरी इंजीनियरिंग तक आते आते मैं कभी भी किसी मंच से 2 शब्द नहीं बोला डर के मारे, क्योंकि मेरे को तो बोलने से बहुत डर लगता था। तो मैं 24 साल की उम्र तक किसी भी मंच से 2 शब्द नहीं बोला हूँ, और बिल्कुल डर के मारे ना, एकदम ऐसा नहीं कि। और इस सब के बावजूद अब ऐसा ही काम करता हूँ जिसमें पत्नी अपने पति को जो ना बताए वो हमसे शेयर कर दे, या पति अपने पत्नी को जो ना बताए वो हमसे शेयर कर दे। ऐसे तमाम इतने सालों में इतने सारे लोगों को जो उनकी कथा और व्यथा सुनी है, और हमसे कोई आदमी बहुत दिल खोल के बात कर लेता है क्योंकि उसको भरोसा है कि जो भी कुछ हम शेयर करेंगे उसका मिसयूज नहीं होगा और कोई रास्ता भी मिल सकता है ना। और दिल्ली में रह के तो तमाम बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे सबसे बात करने का मौका मिल रहा ही था, और गुजरात में गया तो 2000 करोड़ 10,000 करोड़ है ना, तमाम लोगों से भी खूब बात करके देखा और बहुत अंदर तक जाके देखा। कुछ भी हो, अपने भीतर का जो हिलना डुलना है ना, ये बंद नहीं होता है। कितना पैसा आने से आपके भीतर का कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिलेगा। जब आप अपने बड़े अधिकारी से बात करते हो तो आपके भीतर का कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? ये जो भीतर का हिलना डुलना है ना, ये जो भीतर का आंदोलन है, ये स्थिर हो जाए, इसका नाम स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है। किसी के सामने आने से मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो, किसी के सामने आने से मेरी लार टपके, मेरा सुख किसी दूसरे पे निर्भर है, तो ये नहीं चलने वाला है। मेरे पास जिंदगी अपनी नहीं है। तो एक बार ये क्लैरिटी आ जाए कि किसी भी तरह का रूप बल धनपत की कोई औकात नहीं है कि वो मेरे जीवन में उस सुख को, जिस सुख की मुझको तलाश है, जिस स्टेबिलिटी की मुझको तलाश है, जिस स्वयं में सम्मानित होने की जिसकी मुझको तलाश है, वो मेरे भीतर जो भरा भरा सा महसूस हो, है ना। मैं अकेले रहूं तो भी उतना ही खुश रहूं, और सबके बीच में रहूं तो भी उतना ही खुश रहूं, और इस खुशी को बांटा जा सकता है। इसको अपने परिवार में बांटा जा सकता है, इसको संसार में बांटा जा सकता है। वो दुनिया बिल्कुल अलग है और इसको क्लासरूम में लाया जा सकता है। सबसे खुशी की बात है। माइक एम्पैथी एंड जो आप बोलते हो संवेदनशीलता, प्रैक्टिसिंग एम्पैथी और हैप्पीनेस कोशेंट, उसे जीना नहीं कहते। जैसे मैंने कह तो दिया, संवेदनशीलता का क्या मतलब है? संवेदनशीलता का इतना ही मतलब है कि दूसरों के जिंदा रहने में आप सहयोगी हो गए। इससे हमको वो सुकून, मैं किसी के काम आया, ये मुझको अच्छा लगा, ये मेरे लिए सुखदायी है। लेकिन अभी आप ही सोच के देख लो कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी बच्चे को पढ़ाया, और कल को उसकी अच्छी जॉब लग गई और वो आके आपके पैर छूता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि उसने आपके पैर छुए, क्योंकि आपने उसको पढ़ाया, ये उसके जिंदा रहने में सहयोग हुआ कि उसके जीने में सहयोग हो गया? उसके जीने में। हाँ, यही तो समझना है। आपने उसको पढ़ा दिया, उसकी जॉब लग गई, तो ये उसके जिंदा रहने के जॉब से मिला हुआ पैसा मेरे जिंदा रहने के काम आया कि मेरे जीने के काम आया? उसके जिंदा रहने में काम आया। जिंदा रहने में काम आया, यहाँ तक हुआ। अब जब जीने की बात क्या हुई? जीने का मतलब है कि मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए और मैं हमेशा समाधान के साथ हूँ, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए। क्या मेरे पढ़ाने से वो आ पाया? ठीक है, वो नहीं आ पाया, बट our happiness quotient isn't that called a life? Our happiness quotient isn't that called a life? हमारी खुशी। देखो, आप उससे खुश हो तो मुझको क्या दिक्कत है? नहीं, आपको दिक्कत है ना? नहीं, बात कह रहा हूँ। भाई कोई कहे कि मैं तो खुश हूँ, तो मुझको क्या दिक्कत है? लेकिन ये समझने की बात है कि मैंने किसी को कोई भी हेल्प किया, जब मैंने किसी को कोई भी हेल्प फिजिकल लेवल पे किया, पढ़ाना भी, अभी का पढ़ाना फिजिकल लेवल की उपलब्धि के लिए है, उससे मेरे को अच्छा लगता है।
लेकिन ये अच्छा लगने की, मैंने किसी को पढ़ाया है और पता चला घर में इसी बात पे झगड़ा है कि तुम फालतू टाइम दूसरों के साथ खर्च करते रहते हो, वो समय तुमको घर में देना चाहिए था। इससे मेरे घर के रिलेशनशिप में, मेरी स्टेट ऑफ माइंड में, मेरी जो प्योरिटी है या मेरा जो सुकून है उसकी निरंतरता इसकी वजह से नहीं हो जाती। तो ये अच्छा लगने की सीमा में आएगा। मैंने आइसक्रीम खाई, ये जितनी अच्छी लगी उसकी तुलना में मैंने किसी को पढ़ाया था, वो आज उसकी जॉब लग गई, वो आके जब पैर छूता है तो उसका सुख आइसक्रीम से ज्यादा है, ये तो हमको भासता है। Self happiness, in short, what I can conclude over here is self happiness is also not called life. हाँ, अभी जिसको आप सेल्फ हैप्पीनेस बोलते हैं उसमें भी निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। उस समय अच्छा लगता है, लेकिन आप तो कंटिन्यूटी चाहते हैं ना भाई। आप तो सो रहे हैं तब भी सपने चल रहे हैं ना, तब भी आपके भाव और विचार चल रहे हैं। वो सपने में आपको कोई पुराना सपना आ गया, कोई कुछ गड़बड़ हो गया अपने, दूसरा आप तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो पर दूसरा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको देख के आपको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ी हो गई। अब मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूँ फिजिक्स, तो कोई देखो मैं आपको बढ़िया बताता हूँ। दिल्ली IIT के बच्चों के साथ में हमने बहुत काम किया। तो दिल्ली IIT के बच्चों के साथ काम करके एक नई बात पता चली कि जब बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बड़ी संख्या में बच्चे अब बहुत डिप्रेसिव मोड में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब वो जहां से आया था वो अपनी क्लास का टॉपर ही था, वो अपनी क्लास का टॉपर था, स्टेट टॉपर था, तभी IIT पहुंचा। जब IIT में एक क्लास में इकट्ठे हुए वो सारे टॉपर थे। अब उसको पता नहीं चलता कि अब मैं कहाँ हूं। इतने साल से उसको लगता था बस मैं हूं, और उस IIT के क्लासरूम में बैठ कर उसको लगता है कि मैं कहीं नहीं हूं, जबकि उसके पास वही टैलेंट पहले था, वही टैलेंट आज भी है। लेकिन मेरा टैलेंट जैसे दूसरे के कंपैरिजन में आया और वहां मेरे को अपने वजूद की तलाश, अपने अस्तित्व की तलाश पे खतरा खड़ा हो गया। इसका क्या करोगे? ये गलत तरह की चीज है। IIT मुंबई जैसी जगह में नशा सबसे ज्यादा है। क्यों नशा ज्यादा है? क्योंकि जब एक बच्चा इतना टैलेंटेड होके इतनी मेहनत करके वहां पहुंचता है तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो बहुत चैलेंजिंग हो। तो फिर बच्चे क्या करते हैं? अपना मन लगाने के लिए कोई नशा पाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी को नहीं कुछ भी भरता है। आज मेरे घर का बच्चा है, बिल्कुल है ना, वो मुंबई IIT से बीटेक एमटेक किया, अमेरिकन एक्सप्रेस में 8 महीना जॉब किया, एकदम कूल जॉब, कोई टेंशन नहीं है। 8 महीने जॉब करके बोलता है पापा जॉब नहीं करना है। हम लोग तो पहले से चाहते रहते हैं जॉब मत करें। उसने बोला और हमने हाँ किया, बच्चा वापस आ गया। अब क्या करें, रायपुर छोटा शहर है, तो रायपुर में तो IIT के लिए कोचिंग चलते हैं, तो खाली बैठा क्या करेगा, बाकी तो हम लोग के साथ ये सब तो काम तो करता ही है और भी समय रहता ही है। तो IIT कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर भी समय तो था ही और लोग भी आजू बाजू कुछ बोलते ही रहते हैं, इतना टैलेंट है तुम्हारे पास। तो दिल्ली में, रायपुर में ही IIT भी खुल गया। तो सोचा कि चलो, किसी ने कहा कि यार PhD कर ले कम से कम, और तो IIT में 2 घंटे जाके पढ़ाओगे, अपना खुश रहना। वो जो PhD करने के लिए GMAT वगैरह देते, तो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्कॉलरशिप से हो गया। एडमिशन का टाइम आया, बोले नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ लिया, नहीं गया। उसके बाद किसी ने कहा यार खाली बैठे हो, कम से कम इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो कैट दे लो। सामान्य तैयारी से कैट का परसेंटाइल 99.9। एडमिशन का टाइम आया, बोले नहीं करना, बहुत हो गया, नहीं गया। 26 साल का बच्चा, ठीक। शादी की बात आई, बोले IIT से तो पक्की नहीं करनी है। बोले क्यों? बोले मेरे को बेंगलोर लेके जाएगा। रायपुर से 25 किलोमीटर दूर में हमारा फार्म है, जहाँ मैं भी रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, उनकी भी फैमिली है। 30-35 गायें हैं और करीब 10 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और ऐसे उनका भी फार्म है बाजू में। तो एक लड़की बिल्कुल जो सिंपल ग्रेजुएशन, उसको जो रिश्ता आया उसको ला गया के फार्म दिखाया, देख यहाँ रहूँगा, यही करूँगा, अब खुश हो के शादी करनी है तो शादी कर लेते। उससे शादी किया, बढ़िया खुश है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों को हम बड़ा मानते थे कल तक, जिन चीज़ों को हम क्या मानते, हमारी एज में अपनी कार होना सबका सपना नहीं था, अपना मकान तक आदमी सोचता था। आज बच्चा 30 साल की एज में गाड़ी, मकान, इंडिया, फॉरेन, पैसा सब निपटा के बैठा है मात्र 30 साल में। 30 साल में पूछ रहा व्हाट नेक्स्ट, लाओ तुम्हारे पास और क्या है। अपने बचपन में कभी हमने अपने आप को बोर होते हुए देखा? हमारी एज वाले लोगों ने कभी बोरियत शब्द सुना नहीं था। अभी का बच्चा बोर होता है कि नहीं? अभी 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ। क्यों हो रहा है?
ये अच्छी घटना है कि खराब घटना है? ये अच्छी घटना है। क्यों अच्छी घटना है? उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है। जिन चीजों से हम खुश हो जा रहे थे अब उन चीजों से वो खुश नहीं हो पा रहा। आजकल आपने नई टेंडेंसी देखी है, जवान बच्चे लगभग एक कोर्स करते हैं 2 महीने में छोड़ देते हैं, दूसरा कोर्स करते हैं फिर 1 महीने में छोड़ देते हैं, कई सारे कोर्स करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, इनका मन नहीं लग रहा है कोई चीज में। हम बोलते हैं तुम्हारा मन नहीं लगता है कोई चीज में। ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है? ये भी बढ़िया चीज है। वो घुस के पहचान लेते हैं कि मेरे लिए सुखदायी नहीं है। हम लोग जिंदगी भर जिंदगी ढो रहे थे क्योंकि हमारे समय की परिस्थिति अलग थी। तुम नौकरी नहीं करोगे तो बहन की शादी नहीं होगी, किराया नहीं जाएगा। हमारे समय में ये ऑप्शन ही नहीं था कि तुम जो तुमको ठीक लगे तुम कर लो। तो इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम मैच्योर हुए हैं और हम जिंदगी के बारे में और आगे जाके सोच रहे हैं। तो जिसको अभी तक हम जिंदा रहने को जीना मान रहे थे कि गाड़ी मकान अपना हो जाएगा तो जिंदगी चल जाएगी, गाड़ी मकान होना अच्छी बात है लेकिन उससे भाव और विचार नहीं चलते। गाड़ी मकान किसके लिए है? भाव और विचार के लिए है कि शरीर के लिए है? उससे मेरी अच्छी गाड़ी और मैं बहुत महंगी गाड़ी लेके आ गया हूँ इसलिए मेरे भाव और विचार अब बहुत सुंदर हो गए, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा नहीं होने वाला है। डायमंड का नेकलेस पहन लिया है, मेरे भाव और विचार बिल्कुल डायमंड जैसे हो गए, ऐसा हो गया क्या? इसका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि उल्टा हो सकता है। बोलिए, और कुछ गुंजाइश बची है तो बोलिए। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। खूब नहीं मानने की दिशा में सोच के देखिए। मेरी खुशी मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। मेरी खुशी मेरा स्टेट ऑफ माइंड में सॉल्यूशन है, वो है मैं हर आयाम में अपने आप को उपयोगी महसूस करता हूँ। मेरे भीतर कोई अपराध बोध नहीं है, कोई भविष्य की चिंता नहीं है, कोई वर्तमान से विरोध नहीं है, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन है। आप लोग तो बहुत उदास हो गए, मैंने कोई बुरी बात कही क्या? करना क्या चाहिए? है? करना क्या चाहिए? बैठे रहो दिन भर। पहले हाँ बोलो, पहले ये बोलो कि हाँ बात ठीक लग रही है तो आगे चलो, बच गई हो तो बच गई है तो आगे चलता हूँ। है बात ठीक है? देखो ये निष्कर्ष आने के बाद जिंदगी की तलाश शुरू हो रही है। तो सारी जिंदगी कर यही रहे हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरीज को रोते हुए देखा, उससे बड़ा पद तो नहीं होता है। मैंने इन सालों में तमाम मटेरियल देख लिया, मैं केवल थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल। आप अपने शहर में घूम के देख लो, आजू बाजू नजरें घुमा के देख लो और अपनी जिंदगी में झांक के देख लो। तो अच्छी बात यह है कि ये क्लैरिटी बन जाए कि सुविधा हो जाएगी तो जीना हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी तो जीना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुविधा खराब चीज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शिक्षा, पीएचडी, पद, नाम, स्किल, संवेदनशील नहीं होना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सबसे जीना हो गया, ये बोल रहा हूँ, ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ, अब देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब आप जिंदा रहना चाहते हो कि जीना चाहते हो? बोलते जाओ। जीना चाहते हैं। अभी आप जिंदा हो कि जी रहे हो? जिंदा है। आपके बच्चे आपकी मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? जिंदा रहेंगे। आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिए? आपकी माने कि नहीं माने? है? नहीं माने, वही कर रहे। अब समझ में आया आपके बच्चे क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके बच्चों के पास ये भाषा नहीं है और उनको, अच्छा आपने देखा इस सभी लगभग यंग बच्चों में कैसा रहता है, मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, हटके करना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, इसमें ज्यादा सार नहीं है। तो बच्चों को ये पहचान में आ गया तुम्हारे पास काम की चीज पैसा है, बाकी जो तुम जी भी रहे हो उसमें कोई ज्यादा रस नहीं दिख रहा है। क्या जनरेशन गैप है? जनरेशन गैप यही है कि हमारी पीढ़ी गरीबी से निकल के आई हुई पीढ़ी है। हमारे लिए सेफ्टी सब कुछ है, बच्चों के लिए जिंदगी सब कुछ है। हम कहते हैं पढ़ ले बस, 2 रोटी के लायक हो जा, मुझे एक जॉब ले ले। वो कहता नहीं, मेरे को जिंदगी की तलाश है, और जॉब में जिंदगी नहीं दिख रही है तो वो कुछ और सोच रहा है। अब कब उस जिंदगी की समझ उसको भी नहीं है।
पर उसको ये समझिए कि इसमें जिंदगी नहीं है। कितने लोग सहमत हैं? तो जिंदगी लाना होगा। जिंदगी से कम में ये तमाम जो हम माँ बाप और बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं, है ना, तमाम दूरियां इस बात की हैं कि बच्चे जिंदगी चाहते हैं और हम जो जी रहे हैं उसको वो पहचान पा रहा है कि नहीं, इसमें मजा नहीं है, कुछ और की जरूरत है। इसलिए हमारी शादी भी कैंसिल हो गई। अभी एक यूपी की फैमिली आई थी, मतलब कुछ एग्जाम्पल बड़े सीरियस सामने आए। उनके दोनों बच्चे अमेरिका में, उनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली, एकदम ट्रेडिशनल। उनको दुख इस बात का है कि अपनी जाति में शादी नहीं कर रहे और फॉरेन चले गए हैं बच्चे, अब पता नहीं कहाँ शादी करेंगे। एक दिन लड़के ने वापस फोन करके अपनी माँ को, बाप को तो नहीं बताया पाया, माँ को बता दिया मेरे साथ में एक लड़का रहता है और मैंने तय कर लिया मैं उसी के साथ रहूंगा। अब बाप कह रहा है यार कम से कम लड़की से तो कर लेता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गेज गलत है कि लेस्बियंस गलत है, मैं नहीं कुछ भी कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से अभी कुछ भी किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समय में समझ की जरूरत बहुत कम थी या उतनी नहीं थी, उतने ऑप्शन ही नहीं थे। गाड़ी लेनी है फिएट एम्बेसडर, मोटर लेनी है बुलेट यज़दी, कपड़े सिलवाने हैं एक ही थान में सारे बच्चों के कपड़े देख के लोग पहचान लेते भाई भाई। अभी कार खरीदनी है तो 6 महीने का सर्वे लगेगा। एक अच्छी कार खरीदनी है तो 6 महीने सर्वे, और उसके लिए कंसल्टेंट भी हो सकता है जो आपको बताए कि कौन कौन सी कार में क्या क्या क्वालिटीज हैं और आपके बजट में और आपके इसमें कौन सी कार फिट रहे। और लड़के लड़की तो अब मिल ही नहीं रहे, है ना। एक जब पुराने समय में शादी, कुछ बुजुर्ग होते थे जिनका काम ही शादी करवाना होता था, इधर भी ऐसे ही होगा महाराष्ट्र में, है ना। अब ये जब से ये सब इतना चला है तो अब सबको पता है कि शादी असफल होनी है, इसकी संभावना 90% है, तो दोष मैं क्यों अपने गले लूं। तो अब कोई किसी को लड़की नहीं बताता, ना लड़का बताता, तो सब शादी.com पे चले गए। शादी.com वाले इतने बदमाश, है ना, कि वो इतना फेक है मामला कि आप वही 4 लोगों ने आपस में टाई अप कर लिया है। मेरे पास आता है तो एक रिश्ते में भेज देता हूँ, वही रिश्ते वही भेज देता है और सबके पैसे अलग से लेता है। लोगों के 5-5, 7-7 लाख के बजट शादी.com के हैं और लड़का लड़की नहीं मिल रहा। कहाँ जाएंगे? तो ये कहना चाहता हूँ कि सुविधा की दौड़ में शिक्षा से जो अहंकार आया, देखो ये भी समझने की बात है, हमारा धर्म है हमको कहाँ ले गया। यदि संवेदनहीनता संवेदनशीलता की बात करें तो धर्म हमको संवेदनहीनता में ले गया कि संवेदनशीलता में ले गया? धर्म में कम से कम संवेदनशीलता को जगाया, है ना, दूसरे का दुख पाप पुण्य स्वर्ग नरक जो भी कुछ का। शिक्षा हमको कहाँ ले गई? शिक्षा हमको संवेदनहीनता में ले गई। बस मेरा करियर, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, मेरी दुनिया, है ना। इसमें और कोई दूसरा शामिल ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो आपको रूट पकड़ में आ रहा है कि सारी प्रॉब्लम का रूट कहाँ पे है। कहाँ पे है? सारी प्रॉब्लम का रूट कहाँ पे है? सारी प्रॉब्लम का रूट कहाँ पे है? हमने जिंदा रहने को जीना माना है। दुनिया के कितने प्रतिशत लोगों ने? कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डाल लो, कोई भी डाल लो, हम सब वहीं खड़े हैं। 99.9% लोग, 0.1% तो सभा की मर्यादा इसलिए छोड़ देता। ये सब जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे हैं, इतना बड़ा लोचा है। नहीं तो आप सोचिए ना, प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, हम कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानो इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसका यह हाल है, ये बेहाल है। तो इसका मतलब है कहीं बेसिक मिस्टेक हुई है, फंडामेंटल मिस्टेक हुई है। चलिए, एक बात मेरी तरफ से पूरी हुई। आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। तो एक बात यहां से निकल के आई, क्या निकल के आया? इस पूरी चर्चा में क्या निकल के आया? बस आज घर में जाके बता देना। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, बोलेगा कहां से आया आज।
बढ़िया। चलो अब इलाज की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन क्या है ना? अब देखो, अब यहाँ से वाइंड अप करें, एक बार हाथ उठा लें ताकि ये कोर्स पूरा हो गया है ना, ताकि फुल स्टॉप लगा दें, है ना। ये वैचारिक प्रक्रिया बहुत गजब की है। अब एक बार रीसेट हो जाए और अगले पड़ाव पे चलते हैं। देखो हाँ, ये मेरे नहीं हो जाएगा मेरा काम कि मेरा भाव और विचार में एंजाइटी होती है या ये लो फील करता है, ये ऊपर नीचे होता है। कैसे होता है? ये ऐसा साइनोसॉइडल है, कभी खुशी कभी गम। क्यों है ऐसा? तो भाव और विचार की परिभाषा में जाना पड़ेगा। भाव की परिभाषा क्या है और विचार की परिभाषा क्या है? बोलो, भाव और विचार की परिभाषा क्या होगी? भाव और विचार, कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार एक ही चीज है? नहीं लगता। भाव विचार अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है, हाथ उठाओ। अलग अलग चीज है। भाव और विचार में क्या अंतर है और भाव और विचार में क्या रिलेशन है? बोलो, भाव और विचार में क्या रिलेशन है? उसको चलाने के लिए हम जब तक कोई भी चीज में हमारा भाव नहीं जोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए और बोलिए, और कुछ। भाव और विचार में क्या अंतर है और भाव और विचार में क्या रिलेशन है? और बोलिए। अभी मोबाइल के बारे में के प्रति विश्वास है, विचार का मालूम नहीं। ये पहले वाला भी तुक्का ही था। हाँ जी, और बोलिए, भाव और विचार में कौन बोलेगा? भाव एक ही रहता है लेकिन विचार बदलता है। भाव अलग अलग नहीं रहते हैं, भाव नहीं बदलता है, भाव भी बदलता है। मेरी भैंस पानी। हाँ जी, आप तो पुराने हैं। हाँ जी, नए लोग बोलिए। देख रहे, जवानी में ये हाल। फिर भी प्यार नहीं किया तो इसमें विचार का पता चलता है कि नहीं? लेकिन अभी इसमें तो भाव ही भाव आते हैं। वक्त तो है बट अभी तुम जो बोले, हाँ। ये विचार पूर्वक बोले कि भाव पूर्वक बोले? विचार पूर्वक बोले तो विचार का पता चला नहीं चला? विचार चला लेकिन ऐसे मतलब अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाव में और बोलिए बाकी लोग। भाव और विचार। विचार करते और जो भाव है जिस पर हम विश्वास रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उसको विश्वास को ही भाव कहते हैं। विश्वास को भाव। विश्वास एक भाव है और विचार क्या है? विचार नहीं भटकता है, कहीं पर भी जा सकते हैं। भाव नहीं भटकता है। अच्छा, भाव नहीं भटकता है विचार कहीं पर भी जा सकते हैं और भाव कहीं भी नहीं आ सकता है। अच्छा, भाव और विचार दोनों अलग अलग बातें हैं। विचारों से ही भाव की निर्मित होती है। और भाव से विचार की निर्मित? नहीं सर, यानी सॉरी, विचार जब अपने विचार एखादा विचार हमने सुना तो उससे जो राग है, प्रेम है, ऐसे भाव की अनुभूति हम करते हैं। तो पहले विचारों का विश्लेषण हम बौद्धिक स्तर पर करते हैं और भाव की निर्मित मन में होती है। तो विचारों की निर्मित के बाद ही हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। और विचारों की निर्मित कहाँ, भाव की निर्मित कहाँ होती है? मन। और विचारों की? विचारों की बुद्धि में। है? बुद्धि आपने मेंदू। हाँ, विचारों की बुद्धि में होती है। हाँ, ऐसा भाव की मेरा मन में होती है। माझ्या मते विचार म्हणजे आपल्या डोक्यामध्ये आलेली कल्पना असते आणि भाव म्हणजे पूर्ण आपलं अस्तित्व प्रेझेंट करते। मला मराठी अस्तित्व को प्रेझेंट करता है। आता कहाँ पे है? हो गया।